आप खुद को बर्बाद नहीं करना चाहते। आपका एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपका दूसरा हिस्सा आपको उसी जगह सुरक्षित रखना चाहता है जहां आप पहले से कंफर्टेबल हैं। और इन दोनों के बीच जो संघर्ष है वही आपका माउंटेन है। आज हम समझेंगे कि आखिर ये माउंटेन क्या है, हम खुद को बार बार क्यों रोकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म, फियर और ओवरथिंकिंग हमारे खिलाफ क्यों काम करते हैं, और सबसे जरूरी, इस माउंटेन को क्लाइंब करके हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप बदलना तो चाहते हैं, लेकिन बार बार वही गलती दोहरा देते हैं। आप कहते हैं, इस बार मैं सीरियसली मेहनत करूंगा, अब मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा, अब मैं गलत रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने हेल्थ पर ध्यान दूंगा, अब मैं अपने ड्रीम्स के लिए काम करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही पुरानी हैबिट्स, फिर वही डर, फिर वही एक्सक्यूजेस, फिर वही ओवरथिंकिंग, और फिर आप खुद से कहते हैं, शायद मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है, शायद मैं लकी नहीं हूं, शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन ब्रायना वियर्स की किताब द माउंटेन इज यू एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई सिचुएशन नहीं, बल्कि आप खुद हैं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि किताब आपको ये नहीं कहती कि आप खराब हैं या कमजोर हैं, बल्कि ये बताती है कि जिस बिहेवियर को आप सेल्फ सैबोटेज समझते हैं, उसके पीछे अक्सर कोई अनकॉन्शियस नीड, डर, पुराना इमोशनल पैटर्न या खुद के बारे में बनी हुई गलत बिलीफ छिपी होती है। इंट्रोडक्शन। हमारी जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा रोक रही है, जरूरी नहीं कि वो बाहर हो। कई बार वो हमारे अंदर बनी हुई कोई पुरानी कहानी होती है, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, हमारे फियर्स, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स और अपने बारे में हमारी बिलीफ्स धीरे धीरे हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगते हैं। और फिर हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली अपनी जिंदगी चला रहे हैं, जबकि कई बार हम सिर्फ ऑटो पायलट पर जी रहे होते हैं। किताब का मेटाफोर बहुत पावरफुल है। माउंटेन यानी पहाड़। हमारी मंजिल एक तरफ है और बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, लेकिन यह पहाड़ कोई एक्सटर्नल एनिमी नहीं है। यह हमारे अंदर मौजूद उन पैटर्न्स का सिंबल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। किताब कहती है कि आखिर में आपको माउंटेन को मास्टर नहीं करना है, आपको खुद को मास्टर करना है। पार्ट 1, द माउंटेन आईज यू। मान लीजिए आप एक माउंटेन के नीचे खड़े हैं, आप ऊपर देख रहे हैं। ऊपर आपकी ड्रीम लाइफ है, एक तरफ करियर ग्रोथ है, एक तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम है, एक तरफ हेल्दी रिलेशनशिप है, एक तरफ कॉन्फिडेंस है, और आप जानते हैं कि आपको वहां पहुंचना है। लेकिन बीच में एक पहाड़ है। अब सवाल है, ये पहाड़ बना कैसे? ब्रायना के अनुसार हमारा माउंटेन अक्सर कॉन्फ्लिक्टिंग नीड से बनता है। हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है, मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कह सकता है, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो लोग मुझे जज करेंगे। कॉन्शियस माइंड कहता है, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कहता है, रिलेशनशिप में वल्नरेबल होना पड़ेगा और मुझे चोट लग सकती है। कॉन्शियस माइंड कहता है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो। और फिर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हमें लगता है, मैं चाहता तो हूं, फिर कर क्यों नहीं पा रहा। यही सेल्फ सैबोटेज का कोर है। किताब के अनुसार सेल्फ सैबोटेज केवल सेल्फ हेट्रेड या विल पावर की कमी नहीं है। अक्सर कोई अनकॉन्शियस नीड उस बिहेवियर के जरिए पूरी हो रही होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है कि उसे फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, लेकिन उसके चाइल्डहुड में उसने बार बार सुना, पैसा इंसान को खराब बना देता है। अब कॉन्शियस लेवल पर वह पैसा चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर सक्सेस को लेकर गिल्ट जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही वह आगे बढ़ने लगता है, वह प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, काम टालेगा, गलत डिसीजंस लेगा और खुद को समझाएगा, आज टाइम नहीं मिला,
लेकिन असली प्रॉब्लम टाइम नहीं थी। असली प्रॉब्लम मनी और सक्सेस के बारे में उसकी पुरानी बिलीफ थी। सेल्फ सैबोटेज का मतलब है जब हम खुद ही अपने गोल्स और सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। जैसे हमें पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन, डर, ओवरथिंकिंग या एक्सक्यूजेस की वजह से उसे नहीं करते। यानी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, कई बार हमारे अंदर ही होती है। पार्ट 2, सेल्फ सैबोटेज हमें नुकसान नहीं, प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है। ये किताब की सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज में से एक है। सेल्फ सैबोटेज हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं होती, कई बार ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। इमेजिन कीजिए, आपको पब्लिक में अपना काम दिखाना है। आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, आपके पास आइडियाज हैं, आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने के समय आप सोचते हैं अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और इंप्रूव कर लेता हूं, कल अपलोड करूंगा। और फिर कल आता है, फिर अगले दिन, फिर अगले हफ्ते। ऊपर से लगता है कि आप लेजी हैं, लेकिन शायद अंदर की कहानी कुछ और है। अगर आपने वीडियो अपलोड किया और लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर किसी ने कहा कि आपका काम खराब है तो आपका माइंड कहता है अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो फेल भी नहीं होंगे। और इस तरह प्रोक्रेस्टिनेशन आपको टेम्पररीली सेफ महसूस कराता है। प्रॉब्लम यह है कि यह प्रोटेक्शन आपकी ग्रोथ को रोक देती है। किताब इसी वजह से कहती है कि हमें सिर्फ बिहेवियर को हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए, मैं ये बिहेवियर कर क्यों रहा हूं? क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर सिम्टम होती है, रूट कहीं और होता है। पार्ट 3, कंफर्ट जोन हमेशा आपकी फ्रेंड नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन किताब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देती है। हम अक्सर हैप्पीनेस से ज्यादा फैमिलियरिटी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन अननोन चीजों से अनकंफर्टेबल होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालों से लो कॉन्फिडेंस में रहा है, अब अचानक उसके सामने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है। वह अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्टिवली अच्छी है, लेकिन उसके लिए अनफैमिलियर है, और अनफैमिलियरिटी डिस्कंफर्ट पैदा करती है। फिर वह सोचता है शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह गलत हो सकता है वह बस नया हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई बार हम डिस्कंफर्ट को सिग्नल समझ लेते हैं कि ये गलत है, जबकि वह सिर्फ ये बता रहा होता है ये मेरे लिए नया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में किताब अपर लिमिट की बात करती है। हमारे अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल सीमा बन सकती है कि हम कितनी हैप्पीनेस, सक्सेस या पॉजिटिव चेंज को कंफर्टेबल तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस या सेल्फ सैबोटेज वापस हमें फैमिलियर जोन में खींच सकता है। इसका सल्यूशन एकदम से अपनी पूरी जिंदगी बदल देना जरूरी नहीं। धीरे धीरे अपने नए नॉर्मल की आदत डालिए। अगर आज आप रोज 0 घंटे काम करते हैं तो अगले दिन 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं। एक छोटा स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होगा। पार्ट 4, परफेक्शनिज्म भी सेल्फ सैबोटेज हो सकता है। अब बात करते हैं उस हैबिट की जो बहुत इंटेलिजेंट दिखाई देती है, परफेक्शनिज्म। आप कहते हैं मैं तब शुरू करूंगा जब सब परफेक्ट होगा, लेकिन ट्रूथ यह है कि परफेक्शनिज्म कई बार फेलियर का डर छिपाता है। एक राइटर सोचता है मैं तभी लिखूंगा जब मेरी राइटिंग अमेजिंग होगी। एक क्रिएटर सोचता है जब कैमरा अच्छा होगा तब चैनल शुरू करूंगा। एक एंटरप्रेन्योर सोचता है जब परफेक्ट बिजनेस प्लान होगा तब शुरुआत करूंगा। और इस तरह परफेक्ट बिगिनिंग की तलाश में बिगिनिंग ही नहीं होती। किताब का मैसेज बहुत क्लियर है,
पहले परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। पहले दिखो, पहले करो, पहले शुरू करो। एक खराब पहला वीडियो आपको दूसरे वीडियो तक पहुंचा सकता है, लेकिन 0 वीडियोस आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। प्रोग्रेस को परफेक्शन से ऊपर रखिए। पहले क्रिएट कीजिए, फिर सुधारिए, फिर सीखिए, फिर बेहतर बनाइए, क्योंकि मास्टरी बार बार शो अप करने से आती है। पार्ट 5, इमोशनल इंटेलिजेंस। फीलिंग्स को दबाना नहीं, समझना है। हम में से बहुत लोग इमोशन से डील करना नहीं जानते। हम दुखी हैं तो फोन चला लेते हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं तो खाना खा लेते हैं, हम एंग्शियस हैं तो ओवरथिंक करते हैं, हम हर्ट हैं तो किसी और पर गुस्सा कर देते हैं, और धीरे धीरे इमोशंस प्रोसेस होने के बजाय अक्यूमुलेट होते जाते हैं। किताब इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए 3 बेसिक स्टेप्स बताती है। पहला, समझो कि हुआ क्या है। दूसरा, अपने फीलिंग्स को वैलिडेट करो। तीसरा, डिसाइड करो कि आगे बिहेवियर या थॉट प्रोसेस में क्या बदलना है। मतलब अगर आपको किसी की बात से चोट लगी है तो तुरंत खुद से ये मत कहिए, मुझे कुछ फील नहीं करना चाहिए। पहले समझिए, मुझे चोट क्यों लगी, फिर स्वीकार कीजिए, हाँ ये फीलिंग वैलिड है, और उसके बाद पूछिए, अब मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशन को दबाना नहीं, इमोशन को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना, इमोशन को समझना और रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चुनना। किताब इसी डिस्टिंक्शन को सप्रेशन और कॉन्शियस कंट्रोल के बीच रखती है। पार्ट 6, आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अब हम किताब के सबसे इमोशनल हिस्सों में आते हैं, रिलीजिंग द पास्ट। हम में से बहुत लोग अपने पास्ट को अपने साथ लेकर चलते हैं। एक फेल्ड रिलेशनशिप, एक रिजेक्शन, एक इंसल्ट, एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, एक फेलियर, एक ऐसा मोमेंट जिसने हमें कन्विंस कर दिया मैं इनफ नहीं हूं। फिर सालों बाद भी हम उसी बिलीफ के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं। किताब का एक पावरफुल आइडिया है कि लाइफ में हमें बार बार रीइन्वेंट होना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम पुराने वर्जन को पकड़ कर बैठे रहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका पुराना सेल्फ एक पुराने मैप की तरह है। उस मैप ने आपको यहां तक पहुंचाया, इसलिए उसका सम्मान कीजिए। लेकिन अगर डेस्टिनेशन बदल चुका है तो वही पुराना मैप आपको आगे नहीं ले जाएगा। आपको अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करनी होगी। वो व्यक्ति कौन है, वो कैसे सोचता है, वह किन चीजों को टॉलरेट नहीं करता, वह अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करता है, वो फेलियर को कैसे देखता है, वह रिलेशनशिप्स में कैसी बाउंड्रीज रखता है। आपको सिर्फ ये नहीं पूछना मुझे क्या चाहिए, बल्कि पूछना है जिस जिंदगी को मैं चाहता हूं उसके लिए मुझे कौन बनना पड़ेगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। पार्ट 7, अपने इनर चाइल्ड को समझना। किताब इनर चाइल्ड वर्क की भी बात करती है। इसका सिंपल मीनिंग है, आपके अंदर आपका एक पुराना वर्जन अभी भी मौजूद हो सकता है। वह बच्चा जिसे रिजेक्शन मिला, जिसे वैलिडेशन चाहिए थी, जिसे सेफ्टी चाहिए थी, जिसे लगा कि उसे खुद को साबित करना पड़ेगा। और आज आपका अडल्ट सेल्फ उसी पुराने फियर से डिसीजंस ले रहा हो सकता है। इसलिए किताब एक एक्सरसाइज सुझाती है। अपने यंगर सेल्फ की कल्पना कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप उसके सामने बैठे हैं। वह दुखी है, वह कंफ्यूज्ड है, वह डर रहा है। अब सोचिए, अगर आप आज के एक्सपीरियंस और विजडम के साथ उस बच्चे से बात करते तो उसे क्या कहते? तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू किसी दूसरे के ओपिनियन से तय नहीं होती, तुम्हें हर किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं, तुम सेफ हो। किताब के अनुसार पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बारे में हमारी पर्सपेक्टिव बदल सकती है, और इससे प्रेजेंट में हमारा जीवन बदल सकता है। पार्ट 8, फियर हमेशा दुश्मन नहीं है। अब सवाल है, हम इतना डरते क्यों हैं? कभी कभी हमारा डर किसी एक्चुअल डेंजर से नहीं जुड़ा होता।
हम छोटी सी बात को लेकर वर्स्ट केस सिनारियो बनाने लगते हैं। अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर दे तो। किताब कहती है कि कई इरेशनल फियर्स किसी डीपर लेजिटिमेट फियर के सिंबल्स हो सकते हैं। मान लीजिए किसी को जॉब खोने का बहुत डर है, ऊपर से फियर जॉब का है, लेकिन डीपर लेवल पर शायद फियर यह है, अगर जॉब चली गई तो क्या मैं अपने लिए फिर से कुछ बना पाऊंगा। यानी असली समस्या जॉब नहीं, सेल्फ वर्थ और सिक्योरिटी की फीलिंग हो सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई फियर बार बार आपके माइंड में आए, सिर्फ ये मत पूछिए ये होगा या नहीं, पूछिए ये फियर मुझे क्या बताना चाहता है, क्योंकि फियर के पीछे अक्सर कोई नीड छिपी होती है। पार्ट 9, अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी वापस लेना। अब किताब का एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल लेसन, अकाउंटेबिलिटी। हम अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारी चीजों को ब्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी, पार्टनर, बॉस, लक, इकोनॉमी, पास्ट, और कई बार इन सब का असर सच में होता है। लेकिन अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो एक पॉइंट पर हमें पूछना पड़ेगा, अब मैं क्या कर सकता हूं? किताब डिनायल से बाहर निकलकर रियलिटी को ऑनेस्टली देखने पर जोर देती है। अगर फाइनेंसेस खराब है, नंबर्स देखिए। अगर हेल्थ खराब है, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कीजिए। अगर रिलेशनशिप अनहेल्दी है, सच को देखिए। अगर करियर में फ्रस्ट्रेशन है, मानिए कि कुछ बदलना होगा, क्योंकि क्लैरिटी के बिना चेंज नहीं आता। किताब स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स को लिखकर उन्हें क्लियरली देखने की बात करती है। सेल्फ लव का मतलब हमेशा खुद से कहना, मैं परफेक्ट हूं। सेल्फ लव का एक डीपर फॉर्म यह भी है, मैं अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं चलने दूंगा क्योंकि मैं खुद से इतना प्यार करता हूं कि बेहतर लाइफ के लिए अनकंफर्टेबल चेंज करने को तैयार हूं। पार्ट 10, छोटी छोटी चीजें आपकी बड़ी जिंदगी बनाती हैं। आप सोच सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई बड़ा डिसीजन चाहिए, लेकिन किताब बार बार अवेयरनेस और छोटे बिहेवियरल चेंजेस की तरफ ले जाती है। एक प्रोडक्टिव काम हर दिन, एक हेल्थियर चॉइस, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक बाउंड्री, एक और फोकस्ड वर्क, एक हैबिट जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें। किताब आउटकम्स को इंटेंशन से ज्यादा महत्व देती है। मतलब, मैं जिम जाना चाहता था और मैं जिम गया, इन दोनों में फर्क है। मैं बुक लिखना चाहता हूं और मैंने आज 500 वर्ड्स लिखे, इन दोनों में फर्क है। आपकी जिंदगी आपके इंटेंशन से नहीं, आपके रिपीटेड एक्शन से बनती है। इसलिए आज से एक सिंपल रूल रखिए, हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जो आपकी फ्यूचर लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाए। छोटा हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। पार्ट 11, आपका एनवायरनमेंट भी आपको बना रहा है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका रूम मेसी होता है तो आपका माइंड भी थोड़ा केओटिक महसूस करता है? किताब डिसऑर्गेनाइजेशन को भी सेल्फ सैबोटेज के एक पॉसिबल पैटर्न के रूप में देखती है, क्योंकि केओस हमें डिस्ट्रैक्शन देता है। अगर डेस्क मेसी है तो काम शुरू करना मुश्किल, अगर डॉक्यूमेंट स्कैटर्ड है तो फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल, अगर रूटीन अनक्लियर है तो प्रायोरिटीज अनक्लियर। इसलिए एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए जो उस व्यक्ति को सपोर्ट करे जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो राइटिंग के लिए एक साफ जगह बनाइए। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट में हेल्दी चॉइसेस आसान बनाइए। अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए। आपका एनवायरनमेंट हर दिन आपको साइलेंटली वोट देता है कि आपको कौन बनना है। पार्ट 12, क्या आप वास्तव में वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं? यह सवाल बहुत अनकंफर्टेबल है। आप कहते हैं, मुझे बड़ा बिजनेस चाहिए, लेकिन क्या आपको सच में बिजनेस चाहिए?
या आपको सिर्फ सक्सेस का स्टेटस चाहिए? आप कहते हैं मुझे रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन क्या आपको रिलेशनशिप चाहिए? या सिर्फ अकेलेपन से बचना है? आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन क्या आपको पैसा चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए? किताब हमें अपने गोल्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मजबूर करती है। कभी कभी हम ऐसे ड्रीम्स परस्यू कर रहे होते हैं जो हमारे अपने नहीं हैं। वे फैमिली के हैं, सोसाइटी के हैं, फ्रेंड्स के हैं या हमारे पुराने वर्जन के हैं, और फिर हम खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अंदर से रेजिस्टेंस आता रहता है, क्योंकि शायद आप उस माउंटेन पर चढ़ ही नहीं रहे जो आपका है। आप किसी और का माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। इसलिए खुद से पूछिए, अगर दुनिया में कोई मुझे जज नहीं करता तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहता? ये सवाल आपके कई फेक गोल्स को अलग कर सकता है। पार्ट 13, जजिंग अदर्स भी आपको रोक सकता है। यह आइडिया थोड़ा सरप्राइजिंग है। हम जब दूसरों को जज करते हैं तो कई बार अननोइंगली अपने लिए भी रूल्स बना रहे होते हैं। मान लीजिए आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर कहते हैं, इसके पास इतना पैसा है, जरूर एरोगेंट होगा। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस सक्सेस को नेगेटिविटी से जोड़ सकता है। फिर जब आपकी अपनी सक्सेस बढ़ने लगती है, आप अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी कॉन्फिडेंट व्यक्ति को देखकर उसे एरोगेंट कहते हैं, तो हो सकता है कि आपके माइंड में कॉन्फिडेंस और एरोगेंस कनेक्ट हो जाए, और फिर जब आपको खुद कॉन्फिडेंट होना हो, आप अनकॉन्शियसली पीछे हटे। इसलिए किताब नॉन जजमेंट और कंपैशन की प्रैक्टिस करने की बात करती है। किसी के पास वह चीज है जो आप चाहते हैं, उससे जेलस होने के बजाय उसे कंग्रेचुलेट कीजिए, क्योंकि आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि किसी और की सक्सेस आपकी फेलियर नहीं है। पार्ट 14, ट्रॉमा, सेफ्टी और हीलिंग। किताब का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल ट्रॉमा और सेफ्टी की फीलिंग पर भी फोकस करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। हर इमोशनल डिफिकल्टी को खुद से डायग्नोज करना सही नहीं है, लेकिन किताब का सेंट्रल आइडिया यह है कि जब कोई एक्सपीरियंस हमें डीपली डराता है और अनरिजॉल्व रह जाता है, तो हम फ्यूचर सिचुएशंस में भी थ्रेट महसूस कर सकते हैं। हम ओवरथिंक करते हैं, न्यूट्रल चीजों को पर्सनल लेते हैं और लगातार डिफेंसिव मोड में रह सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए किताब सेल्फ सूदिंग, सेफ्टी की फीलिंग को धीरे धीरे रीबिल्ड करने और थॉट्स को एब्सोल्यूट ट्रूथ न मानने की बात करती है। एक थॉट आया, सब खराब हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब खराब होगा। एक फीलिंग आई, मैं फेल हो जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर निश्चित है। फीलिंग इंफॉर्मेशन है, प्रेडिक्शन नहीं। और यही डिस्टिंक्शन आपकी मेंटल फ्रीडम बढ़ा सकती है। पार्ट 15, सबसे पावरफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ कौन है? किताब के आगे के हिस्सों में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या आप अपने सबसे पावरफुल वर्जन की तरह जी रहे हैं? हम सभी के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। ऑफिस में एक वर्जन, फैमिली के सामने दूसरा, फ्रेंड्स के सामने तीसरा, रिलेशनशिप में चौथा। लेकिन जिस वर्जन की हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है, शायद हम उससे अभी परिचित ही नहीं हैं। तो अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी वैसी है जैसी आप चाहते थे। आप कैसे बिहेव करते हैं? आप किन लोगों को अपने आसपास रखते हैं? आप किन चीजों को नो कहते हैं? आप अपने टाइम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? आप फेलियर पर कैसे रिएक्ट करते हैं? फिर धीरे धीरे उस फ्यूचर सेल्फ की हैबिट्स को आज की जिंदगी में लाना शुरू कीजिए। फ्यूचर सेल्फ कोई मैजिकल व्यक्ति नहीं है, वह आज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। पार्ट 16, पर्पस। आखिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? किताब पर्पस को भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से देखती है। आजकल हमें बार बार कहा जाता है, अपना पैशन खोजो, अपना पर्पस खोजो, अपने ड्रीम करियर का पता लगाओ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो क्या इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं?
किताब ऐसा नहीं मानती। इसके अनुसार पर्पस सिर्फ एक जॉब, करियर या एक रोल नहीं है। आपका पर्पस आपकी पूरी जिंदगी में अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है। आज आपका पर्पस किसी व्यक्ति की मदद करना हो सकता है। इस डेकेड में आपका पर्पस आपका करियर हो सकता है। किसी दूसरे समय में आपका पर्पस फैमिली हो सकता है। पर्पस एक फिक्स्ड लेबल नहीं है। इसलिए अगर आज आप कंफ्यूज्ड है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो शायद बेहतर सवाल है मुझे कैसा इंसान बनना है और मैं किन वैल्यूज के अनुसार जीना चाहता हूं। क्योंकि जब वैल्यूज क्लियर होती हैं, तो डिसीजंस आसान होने लगते हैं। पार्ट 17, अपनी प्रिंसिपल्स बनाइए। किताब के अनुसार अच्छी जिंदगी सिर्फ ड्रीम से नहीं बनती, वह प्रिंसिपल्स से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, तो आपका प्रिंसिपल हो सकता है मैं उन रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दूंगा जिनमें ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, तो प्रिंसिपल हो सकता है मेरी एक्स्ट्रा इनकम का एक हिस्सा सेविंग या डेट रीपेमेंट में जाएगा। अगर फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, तो आप करियर डिसीजंस उसी हिसाब से ले सकते हैं। जब आपके प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं, तो आपको हर सिचुएशन में नया डिसीजन नहीं बनाना पड़ता। आपके वैल्यूज आपके लिए कॉम्पास बन जाते हैं। किताब इसी आइडिया को लाइफ को इनसाइड आउट बिल्ड करने से जोड़ती है। पार्ट 18, इस किताब का एक्चुअल टारगेट क्या है? अब इस पूरी किताब को एक सेंटेंस में समझे तो द माउंटेन इज यू का एक्चुअल टारगेट आपकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को मैजिकली सॉल्व करना नहीं है। इसका टारगेट है आपको अपने उन अनकॉन्शियस पैटर्न्स के प्रति कॉन्शियस बनाना जो आपको आपकी डिजायर्ड लाइफ से दूर रखते हैं। किताब आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि आप लेजी क्यों बनते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, आप गलत रिलेशनशिप्स में क्यों जाते हैं, आप सक्सेस से क्यों डरते हैं, आप परफेक्शनिज्म में क्यों फंसते हैं, आप बार बार फ्रेश स्टार्ट क्यों चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को क्यों सप्रेस करते हैं, आप अपने ड्रीम से क्यों भागते हैं, और इन सबके पीछे कौन सी अनमेट नीड या बिलीफ हो सकती है। क्योंकि जब आपको वाई समझ में आ जाता है, तभी आप व्हाट टू चेंज समझ सकते हैं। पार्ट 19, इस किताब से आपकी जिंदगी पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? अगर इस किताब की आइडियाज को सीरियसली अप्लाई किया जाए, तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये हो सकता है कि आप अपने बिहेवियर को जज करने के बजाय उसे अंडरस्टैंड करना शुरू करें। आप खुद से ये कहना बंद कर सकते हैं मैं लेजी हूं, और पूछ सकते हैं मैं किस डिस्कम्फर्ट से बच रहा हूं। आप ये कहना बंद कर सकते हैं मैं अनलकी हूं, और पूछ सकते हैं मेरे कौन से पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप ये कहना बंद कर सकते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और पूछ सकते हैं मेरी प्रायोरिटीज वास्तव में क्या है। आप ये कहना बंद कर सकते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, और पूछ सकते हैं मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आज क्या कर सकता हूं। यानी विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मूवमेंट। और यही इस किताब का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एडवांटेज है। कंक्लूजन, माउंटेन को हराना नहीं, खुद को बदलना है। तो अब वापस उसी माउंटेन पर आते हैं। आप उसके नीचे खड़े हैं, आप ऊपर देखते हैं और आपको लगता है ये बहुत बड़ा है, लेकिन शायद आपने अब तक एक चीज गलत समझी थी। आप सोच रहे थे कि माउंटेन आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन किताब आपको बताती है माउंटेन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, यह आपके ग्रोथ का रास्ता भी है। आपकी इनसिक्योरिटी आपको सेल्फ अवेयरनेस सिखा सकती है, आपका फेलियर आपको रेजिलियंस सिखा सकता है, आपका हार्ट ब्रेक आपको बाउंड्रीज सिखा सकता है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आपको अपने फियर को समझने के लिए मजबूर कर सकता है, आपकी कंफ्यूजन आपको अपनी रियल वैल्यूज खोजने के लिए मजबूर कर सकती है, और आपका ब्रेकडाउन कई बार ब्रेक थ्रू की शुरुआत बन सकता है। किताब का मैसेज यह नहीं है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैसेज यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम से छोटे नहीं हैं, आप अपने पास्ट नहीं हैं, आप अपनी मिस्टेक्स नहीं हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं हैं, और सबसे जरूरी, आप अपने पुराने पैटर्न्स को हमेशा कैरी करने के लिए मजबूर नहीं हैं।
आप बदल सकते हैं, लेकिन चेंज सिर्फ ये डिसाइड करने से नहीं आएगा कि अब से मैं अलग इंसान हूं। चेंज तब आएगा जब आपके छोटे छोटे डिसीजंस बदलेंगे, जब आप फियर के बावजूद एक्शन लेंगे, जब आप अपने इमोशंस को समझेंगे, जब आप एक्सक्यूजेस की जगह आउटकम्स देखेंगे, जब आप परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस चुनेंगे, जब आप पुराने आइडेंटिटी को छोड़कर फ्यूचर सेल्फ को बिल्ड करेंगे। और धीरे धीरे जो माउंटेन कभी इम्पॉसिबल लगता था, वही आपकी स्ट्रेंथ का प्रूफ बन जाएगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे पहाड़ कभी सिर्फ सामने नहीं था, वह आपके अंदर था। और उसे क्लाइंब करते करते आपने सिर्फ माउंटेन को पार नहीं किया, आपने खुद को पार किया। क्योंकि अंत में आपको माउंटेन को मास्टर नहीं करना था, आपको खुद को मास्टर करना था। यही है द माउंटेन इज यू की सबसे बड़ी सीख।